अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से बाखबर के साथ मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले एक अच्छी खबर शामिल करते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पे हमारे पास अक्सर त्याग मतलब कभी अच्छी खबरें होती नहीं, हम आखिर में कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि अच्छी खबर दें। लेकिन आज बहरहाल एक अच्छी खबर के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा 2022 तक आर्मी चीफ रहेंगे, और ये 2022 में वो रिटायर होंगे। रिटायरमेंट तक जनरल कमर जावेद बाजवा का मिलिट्री करियर तवील तरीन होगा, क्योंकि इससे पहले किसी का करियर इतना तवील नहीं रहा है। इस पर एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, पहले वो आपको दिखाते हैं। मुल्क की सलामती और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम। जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए पाक फौज की कमान सौंप दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह कर दी। एलामिये में कहा गया है कि फैसला मुल्क और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों के तसलसल को बनाने और इलाकाई सलामती की सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को पाक फौज की कमांड संभाली थी। मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के बाद जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 2022 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। एक अच्छी खबर है। हमारे साथ मौजूद इस पर बात करने के लिए हसन जवाद साहब, सीनियर सहाफ़ी, और उनके साथ हैं अली औसत साहब। अली औसत साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि एक अच्छा अमल है, और क्योंकि हुकूमतें भी इसमें साथ हैं, अपोजिशन भी साथ है, और बाकी मुल्क की सलामती को भी सामने रखते हुए इसका ये फैसला किया गया है। हाँ देखिए, मेरा तो ख्याल, शुक्रिया रानी, वैसे मेरा तो ख्याल ये है कि जो ख़ासकर ये जो फ़ैसला किया गया है ना, इसकी अहम तरीन वजूहत ये थे कि जो इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, फिर आप ये देखेंगे कि पीएम के साथ जो है वो बाकायदा पूरी एक चेन ऑफ कमांड जो हमारी आर्म फोर्सेस की थी, वो अमूमन जो है वो बैरून मुल्क के दौरों में उनके साथ होते थे और सारी नेगोशिएशंस के साथ उनके साथ होते थे। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो थी ना वो डेवलप हो चुकी थी बाकायदा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और नेशनल लेवल के ऊपर भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो जिसकी वजह से मेन बड़ी वजह ये भी एक्सटेंशन की है। बहरहाल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये खुशाइंदा होगा इंशाल्लाह, खुशाइंद होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन हुकूमती नुमाइंदे भी कहते हैं वज़ीर आज़म ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया शाह महमूद कुरैशी, जबकि कमर जावेद बाजवा की ज़रूरत है हमारे मुल्क और इस वक्त हमारे पूरी सियासी पार्टीज़ को भी। ये कहा है फैसल वावडा साहब ने, जबकि उनकी खिदमत का तसलसल, फिरदौस आशिक कमान साहिबा कहती हैं कि उनकी खिदमत का तसलसल मैं चाहती हूँ कि बरकरार रहे। हसन साहब, अब ये भी है, और इस मतलब एक हमें शायद कभी कभी ऐसे फैसले हमारे सामने आते हैं जब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हों। देखिए ना, हम अपने जो गुज़िश्ता प्रोग्रामात हैं उनके अंदर अक्सर व बेशतर जो इलाकाई इस वक्त सूरत हाल है उसको मुस्तकिल डिस्कस करते रहें। और जो कल जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें भी यही कहा गया है कि मुल्क की सलामती और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जो है वो ये फ़ैसला किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जब आपका जो एक इदारा है उसकी प्लानिंग्स हैं, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है, इन सब चीज़ों को अगर आप इंतहाई मौसर अंदाज से लेकर नहीं चलेंगे तो आपके लिए इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है वो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इस तनाजुर के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। जाहिर सी बात है कि जब जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी आप मुस्तकबिल में उसी तरह उसने बेहतर अंदाज में जो है वो अपना मामला को लेकर चल सकेंगे। तो तमाम जो है आप देख लेंगे सियासी जमातें हैं, हुकूमत एक पेज पर है इस हवाले से, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो इसकी जाहिर सी बात है कि एक अच्छे नताइज भी हमें जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल की तोसी कर दी गई है। 2016 में वो आए थे और उनकी 30 नवंबर को उनकी मुद्दत खत्म होनी थी, लेकिन 30 नवंबर के बाद वो दोबारा से रहेंगे 2022 तक। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और हम दुआ ये कर सकते हैं कि ये आगे भी अच्छी ही साबित हो। दूसरी खबर शामिल करेंगे कि जंग में हमारे पास ये खबर है कशीदगी कम, अमन कायम करें। ट्रंप का इमरान और मोदी को फ़ोन, कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू भी की गई है। चले कहीं ना कहीं सिर्फ जो ट्रंप साहब ने ये बात कर दी थी कि वो सालसी की पेशकश जो की गई थी, तो वो एक कदम उन्होंने फिर खुद से आगे बढ़ाया कर उन्होंने इमरान साहब को भी फ़ोन किया, मोदी सरकार को, मोदी साहब को कहते हैं ना, उनको भी फ़ोन किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ना, 16वां रोज़ है कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, खत्ते के अंदर कशीदगी मुस्तकिल बरकरार है, और कोई ना कोई अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर सालिस का किरदार अदा करेगा या किसी ना किसी तरह मामलात को जब तक मुज़ाकरात पर नहीं लाया जाएगा तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। बहरहाल ये तो आलमी ताकतें भी इस बात को समझती हैं कि जंग और इस तरह के जो मामलात हैं वो मसाइल का हल नहीं है,
और इस सारी सूरत हाल से जो है वो ख़ुद भी एक तवील अरसे से नबरदाज में रह चुके हैं। मुस्तकबिल के अंदर भी जो इस वक्त अमेरिका की अपनी प्लानिंग है खिते के हवाले से, ख़ास तौर पर जो अफ़गान जंग है वहाँ से जो इस वक्त मुज़ाकरात चलते रहे हैं, वहाँ पर अब एक कंसेंसस डेवलप होने जा रहा था और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। वहाँ पर पाकिस्तान ने एक फ्रंट लाइन किरदार अदा किया है और इन सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की बहुत खिदमत रही हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर अमेरिका ये बात करता है तो मेरा ख्याल है कि मामला शायद कुछ, क्योंकि मोदी के ताल्लुकात भी अमेरिका से बहुत करीब रहे हैं, मुलाकात रही है ट्रम्प से उनकी भी, और हालिया जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा किया था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल है कि ये मामला अगर इनको मुज़ाकरात की बेस पर लेकर आया जाए तो शायद बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। लेकिन हाँ अली साहब, आप बताइएगा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना तो पाकिस्तान काफ़ी पहले से जाता है। पाकिस्तान ने बहुत बार अपनी तरफ से पॉजिटिव साइन भी दिया, खुद ऑफर भी की है कि हम बैठकर बात कर सकते हैं, टेबल पर बात कर सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार या मोदी हुकूमत कभी भी एक पेज पर आने को तैयार नहीं हुए। और हमेशा ये भी देखा गया है कि अगर 1 महीने बाद मीटिंग है, क्योंकि अभी भी ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ मीटिंग का अंदेशा था, जो मतलब काफ़ी खुफिया रखी गई थी इमरान साहब और मोदी सरकार की, और अमेरिका में थी ये मीटिंग, लेकिन वो खुफिया थी, इस पर हम अभी बात नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल ये हमेशा यही देखा गया कि जब भी पाकिस्तान एक स्टेप आगे जाता है, मोदी सरकार या भारतीय हुकूमत जो है वो कहते हैं ना वार करते हैं पलट कर। हाँ देखिए, अभी जैसे आपने कहा ना कि वो जो इस खबर के ऊपर जो मैं समझ रहा हूँ ना, अभी एक और खबर भी है रानी डॉन अखबार के अंदर ना, इसी अफगानिस्तान के हवाले से कि कुछ समथिंग स्पेशल टू बी अनाउंस सून, जो उसका जो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने जो है वो मीडिया टॉक की है ट्रंप ने। तो वो क्या है, उस पर उन्होंने अपनी जो प्रेस टॉक थी उसके अंदर उन्होंने अनाउंस कहा कि नहीं, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। और वो बहुत ही हैप्पीली उन्होंने मूड के अंदर उन्होंने जो ये कहा था कि कोई हमारे पास बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि हम बहुत जल्द आवाम को बताएंगे, अफगानिस्तान के अवाम को। तो ये बहरहाल जो उन्होंने जो ये जो वाक़या है ख़ास कर के अफ़गानिस्तान के अंदर सालिसी की पेशकश ट्रंप को, मैं अब कश्मीर की इशू को, ईरान के इशू को और अफ़गानिस्तान के मामले को और उसमें पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो इंडिया की कंडीशन है, उसको बिल्कुल अलग करके नहीं देख रहा हूँ। ये पूरी एक जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन ख़ास तौर पे इस खत्ते के अंदर है, ये हर चीज़ के साथ इंटरलिंक है कि ये अब एक अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा, उससे 1 घंटे पहले अफ़गानिस्तान में ब्लास्ट होता है, शादी की तकरीब के अंदर 63 अफराद हलाक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक पीस टॉक होता है, उसको आगे बढ़ाने की बात की जाती है कि नेगोशिएशन की जाती है, 17वां 18वां राउंड दोबारा से शुरू होने की बात की जाती है दोहा के अंदर, जो कि पहले फेल हो गया। इसी तरीके से जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो सालिसी की, इससे पहले जो उन्होंने कहा था कि अपना मोदी ने जो है मुझे सालिसी की पेशकश की थी, या अभी जो है वो मोदी सरकार के साथ बात करने की कोशिश की गई है। बात ये होती है रानी, जो मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि ये जो वहशत और बर्बरियत का जो नाच हो रहा है ना, ख़ासकर अफ़गानिस्तान, हमारे जो 2 पड़ोसी इलाक़ों के अंदर के अफ़गानिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर, ये किसी तरीके से कम हो। बर्बरियत की मैं आपको, हम लोग जो है वो उर्दू के अंदर आप लोग हेडलाइंस वगैरह बनाते हैं करते हैं ना, तो बर्बरियत बेसिकली वो इसके माने होते हैं, बर के माने होते हैं तलवार के। तो पुराने ज़माने में जो वो लड़ाई होती थी ना, जिसमें तलवार से खून रेज़ी की जाती थी, उसको बर्बरियत कहा जाता था, जो ख़ास इसके माने। तो मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त जो ये पैलेट गन्स यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त जो आप न्यूक्लियर अपना जंग के धाने के ऊपर मौजूद हो और बदतरीन वहाँ पर, तो ये बर्बरी इंसान की जो इंसान ने अपनी वहशत का इर्तिका करते हुए वो वहशत से, उस बर्बरियत के दौर से भी आगे निकल चुका है। इसको रुकना चाहिए किसी सूरत के अंदर। परसों की किसी ज़ाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीरें, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कि मीडिया के अंदर हम लोग अपने टीवी के अंदर नहीं दिखाते, सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर लग रही थी कि वो शादी की तकरीब में वो दुल्हन भी मारी गई थी, वो दुल्हन की जो लाइव तस्वीर भी मौजूद थी और उसके बाद उसकी शहादत की तस्वीर भी मौजूद थी। तो ये चीज़ किसी तरीके से कम हो। इंटरनेशनली अगर अमेरिका इस हवाले से हेल्प आउट कर रहा है, ये अपना मोदी सरकार जो है वो बैठना चाहते हैं एक टेबल के ऊपर किसी भी हवाले से, बीइंग पाकिस्तानी हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मोदी सरकार ने तो अभी तक इस बात की हामी नहीं भरी कि वो टेबल पर बैठकर बात करेंगे। ये तो सिर्फ पाकिस्तान ने हामी भरी, और कल सालिसी के लिए सिर्फ कॉल की गई और आधा घंटा बात हुई, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात पे एग्री नहीं किया कि वो बैठकर बात करेंगे। तो ऐसा आपको लगता है हसन साहब कि वो बैठकर बात करना चाहेंगे भी? देखें, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई चारा भी नहीं है। हम ये बारहा डिस्कशन कर चुके हैं कि देखें, जो इंडिया के मसाइल हैं, ख़ुद उसको अंदरूनी तौर पर जिन मसाइल का वो सामना है, उसके लिए उसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है
कश्मीर के इस वक्त भी सारी तवज्जो जो है वो कश्मीर पर है। ख़ुद इंडिया के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, लेकिन इसके अलावा जो अंदरूनी मामलात हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात पेश आते रहे हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ। उसके अलावा जो निचली ज़ात के हिंदू हैं वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, और इसके अलावा जो वहाँ पर माशी सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। लोगों के लिए जो वहाँ पर भी रोज़गार और इस तरह के मसाइल बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, और मोदी हुकूमत जो है वो इन मसाइल को हल करने में तकरीबन जो है वो नाकाम दिखाई देती है। अब इन मसाइल को आप किस तरह से अपने मसाइल से नज़र चुरा कर वो इन चीज़ों में उलझा कर ना सिर्फ मतलब वो खत्ते के अमन को मुतासर कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद अपनी जो है वो पूरी जो उनकी मुल्क है उसके अंदर भी इस तरह का इंतशार फैला कर जो है वो लोगों की तवज्जो किसी और तरफ जो है मबजूल करा के जो असल इशूज़ से हटाना चाहते हैं। यही मेरा ख्याल है। तो इस सारी सूरत हाल में वो क्यों नहीं करना चाहेंगे इस मसले को हल। हाँ, अगर उनका ही कोई इंटरेस्ट होगा कि जिस तरह वो मुस्तकबिल में अपनी जान इसी तरह छुड़ा कर रखें, तो मेरा ख्याल है कि इसको शायद वो तूल देंगे, लेकिन लगता नहीं कि इस तरह वो इतनी आसानी से जो है वो मोदी हुकूमत अगर अंदरूनी मामला संभाल ही नहीं पा रही तो वो फिर अपने मामला को इस तरह कवर करिए। एक और खबर भी यहाँ पर हम साथ ही साथ शामिल करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में मजीद 1.25 लाख भारतीय फौजी तैनात कर दिए गए हैं। स्कूल बाजार तकरीबन सभी वीरान है। अब कल तक की सिचुएशन हमने कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, प्रोग्राम में रिपोर्ट भी दिखाई थी कि सन्नाटा था, कोई अपने घरों से बाहर ही नहीं, मतलब ओवरऑल वो लोग 8 लाख से जायद फौजी भेज के कश्मीर को कंट्रोल कर चुके थे। तो फिर ये 1.25 लाख मजीद फौजी भेजने की क्या जरूरत पेश आई? लेकिन जनूनियत है ना, आप किसी ना किसी आप एक आवाज़ को दबाना चाहते हैं और वो आप आवाज़ दब नहीं रही है। अब भी जो अखबारात के अंदर रिपोर्ट हुआ है कि इन सारी तमाम तर सख्तियों के बावजूद, कर्फ्यू के बावजूद लोग निकलना शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं एहतजाज रिपोर्ट होना शुरू हुआ है, भारतीय फौज की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई है, लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो कल भी हम बात कर रहे थे कि ज़ख्मी लोगों को जो है वहाँ पर लोगों को पुलिस ने फौज ने जो है गिरफ्तार किया है, तशद्दुद किया है, और उनकी जो है वो चीखें जो है वो लाउड स्पीकर पर सुनाई गई हैं। अगर इस तरह के अगर बात करें तो लोग तो निकलेंगे, चाहे 1.25 लाख फौज आ जाए, 1.25 करोड़, क्योंकि अगर किसी का बच्चा घर में भूखा है या किसी के घर में माँ बाप बीमार है, उनको दवाइयों की जरूरत है, तो फिर तो लोग निकलेंगे हर हाल में। नहीं, मैं तो इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। ये फिर इसको जो है ना वो एक रियासती इस्टेब्लिशमेंट का फेलियर, अवामी रद्दमल के आगे जो है ना फेलियर है कि आप कितनी फौजें बढ़ा दोगे। पूरी दुनिया की हिस्टोरिकली अगर आप इसका तारीख का मुताला करें तो ये जो वाक़यात होते हैं कभी भी जो फ़ौज के ज़रिए जुल्म, तशद्दुद और जबर के ज़रिए वो नहीं रोका जा सकता। कश्मीर की जो अवाम है उसको 8 लाख फ़ौज पहले से मौजूद थी, उसके बाद फिर 1.25 लाख और बढ़ा दी गई है। लोग कर्फ्यू को रिफ्यूज़ करे, डिफाई कर रहे हैं, तोड़ के बाहर आ रहे हैं, जैसे हसन ने बात की है किस तरीके से। और कहा जा रहा है कि हर घर के सामने एक सोल्जर खड़ा हुआ है। सिटी ऑफ सोल्जर्स, वहाँ के जो साफ़ी हैं वो इसको कॉल कर रहे हैं कि ये जो मकबूजा कश्मीर है, वादी श्रीनगर है, या ये जो वैली ऑफ वो पूरी वादी है मकबूजा वादी, उसको आप सिटी ऑफ सोल्जर्स कह सकते हैं। यानी कि इस वक्त आप मैं उसका सोशल मीडिया के ऊपर एक बंदे का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि उसको एयरपोर्ट जाने के लिए जो उसके घर से उसका रास्ता है वो 20 मिनट का रास्ता 4 घंटे में तय हुआ। इतना शदीद तरीन आपने लॉकडाउन किया हुआ है, तो उसके बावजूद भी 1.25 लाख फौज अगर वो वहाँ पर पहुँचा रहे हैं तो उसका ये 100% वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था कि ये 370A और 35A जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है, और अवाम कोई भी जो है इसके ऊपर कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा, और पाकिस्तान वो अपना इंडियन अफवाज जो है, मुसल्लह अफवाज जो है इसको संभाल लेंगे, वो टोटली फेल हो चुका है। ये अल्टीमेटली, जैसे रानी आपने जो इससे पहले जो बात की थी ना कि मोदी सरकार जो है वो प्रिप्लेक्स कंडीशन के अंदर है कि वो अपना टेबल के ऊपर बैठे या नहीं बैठे नेगोशिएशन, अल्टीमेटली वहाँ की अवाम इनको मजबूर करेंगे कि आप टेबल पे बैठो, इस मसले को हल सॉल्व करो। कभी ना कभी अब कितनी इंसानी जानों के ज़िया के बाद ये फैसला करते हैं, ये इनकी अकल के ऊपर, दानिशमंदी के ऊपर है। तो पहले से मशहूर है कि इंसानी जानों के ज़िया की ना उनको फिक्र है ना कोई परवाह है। और वो इनकी हुकूमत के बाद हमने देखा कि चले मुसलमान पे तो अगर वो जुल्म कर रहे हैं वो तो उनको दिमागी क्या कहते हैं, दिमागी फतूर कह सकते हैं, उनको नफ्सियात का मसला है। लेकिन वो अगर उनकी निचली जात के हिंदू भी जा रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी अमवात और जितने तशद्दुद उनकी हुकूमत में, मोदी सरकार के इतने मतलब किसी हुकूमत में ये तशद्दुद नहीं हुआ है। देखे ना, वो तो बुचर ऑफ गुजरात उनको ऑलरेडी कहा जाता था
अरुंधति राय ने, मुझे याद है कि जब गुजरात का वाक़या हुआ था तो उसके बाद शैडो ऑफ मैसेकर के नाम से, शैडो ऑफ फियर के नाम से, सॉरी, वो एक किताब, छोटा सा किताबचा था, उसको पढ़ें और उसको बड़ी डिटेल वहाँ पे लोगों के जो है वहाँ पे कमेंट्स, लोगों के कोट्स, एक जर्नलिस्टिक राइटिंग उन्होंने की थी, तो उसको देख के अंदाजा होता है कि वो कितनी बड़ी एक वहशत थी वहाँ उस वक्त, जब गुजरात के अंदर 2 दिन तक लगातार जो है वो मुसलमानों को वहाँ पर, और हिंदू मुस्लिम राइट्स और हिंदू तवा है क्या, इसको इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर ये सारी मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, ये कश्मीर का लॉकडाउन है, या वहाँ पर दलितों के साथ क्या हो रहा है, पहलू खान का आपने सुना, वो पढ़ा होगा कि उसके जो बाकायदा उनकी वीडियो मौजूद है, जो वो लिंच कर रहे हैं और जिसको मार दिया गया था, वो गाय ले जाने के उसके पर, उसको एक्विट कर दिया वहाँ पे सुप्रीम वहाँ की कोर्ट्स ने। उसका मतलब है कि कोर्ट्स भी वहाँ की आज़ाद नहीं है कि, और वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकती हैं। अफजल गुरु की, आपको याद होगा अफजल गुरु की फांसी को जब दी जा रही थी, कश्मीरी रहनुमा थे बहुत बड़े, तो उस वक्त भी जो है वो चीफ जस्टिस ने अपने रिटर्न के अंदर लिखा था कि हमारे पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन अवामी रद्दमल की वजह से हम ये फैसला देने के ऊपर मजबूर हैं। तो ये कंडीशन इस वक्त भारत की हुई है कि वो किसी को कुछ फैसला लेने के लिए किसी इख्तियार में नजर नहीं आ रहा है। ये हिंदू तवा है क्या, ये नाज़ीज़्म से मिलाया जा रहा है, जर्मन फाशिज्म से इसको मिलाया जा रहा है 21वीं दौर के अंदर, और जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर दोबारा से ये इस किस्म की इंतहा पसंदी दोबारा से बढ़ी जा रही है, ये समझ से बाहर है बिल्कुल। और इंतहा पसंदी की बात ये कि अगर कहते हैं कि हम खुद ये बात करते हैं कि भारत के अंदर भी इनके मुखालिफ मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया होगा हसन साहब, आपने भी देखा होगा, वीडियोस हमारे पास सामने आती रहती हैं अक्सर, कि अगर इनके सपोर्ट में लोग नहीं हैं तो जो लोग इनके सपोर्ट में हैं वो कुछ इतने कोई तशद्दुद पसंद है, वो इनके बारे में कुछ सुनने में नहीं चाहते कि नहीं नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है, वो सामने उनके कोई कत्ल हो जाए उस पर भी वो खुश हैं। देखिए ना, ये जो इस वक्त इनके वजीर दिफा राजनाथ जो हैं, जिनकी तरफ से बयानात आते रहे हैं, मतलब वो सारा एक ही माइंड सेट आपको दिखता है ना, कि जो इंतहा पसंदी और जो है वो इस तरह की सारी सोच रखने वाले लोग हैं, और हर मामले के अंदर इसी तरह का रद्द अमल देखने को मिलता है। आप देखें कि इसी पर जो है वो इस सारी सूरत हाल में वो उन मकादिब फ़िक्र से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जहाँ पर अमूमन इस जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह के जो मुतवल्ली हैं, उनका भी इस हवाले से बयान आ गया था कि देखें ये सारा मामला जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, लोगों को खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही हैं और एक मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल है, यानी कि आप यानी मजबूर कर दिया है उस सेगमेंट ऑफ लाइफ को भी कि जो लोग बात नहीं करना चाहते हैं और एक अलग अपना जो भी सोसाइटी के अंदर स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अब आप लोगों को मजबूर इसलिए इतनी ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि गिरावट का वो शिकार हैं, पस्ती की तरफ हैं, कि मतलब वो आप किसी भी तरह लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जो इनका रवैया है उसको मजीद जो है वो काबिल बर्दाश्त हो। और आप लोगों का कहना यह है कि इस वक्त आप लोग मतलब भारत के जो आवाम है वो उनको मजबूर कर देंगे इस बात के वो टेबल पर बैठे हैं, लेकिन ऐसा अभी सालिस की कॉल जाने के बाद बिल्कुल आप सही बात करें, लेकिन आपकी बात काटूंगा, सिर्फ भारत के अवाम के साथ साथ जो कश्मीर के अवाम भी है ना, इन दोनों, और ये जो भारत के जो पढ़ा लिखी अवाम है, जो सेक्युलर अपने आप को लिबरल इंसान दोस्त कहते हैं, वो भी बिल्कुल सही आपकी बात है, ये और कश्मीर के अवाम दोनों मिलकर मोदी सरकार को जो है ना मजबूर करेंगे कि नेगोशिएशन की टेबल पर आए। लेकिन ये आप लोगों को लग रहा है अब, लेकिन अगर आप देखें टाइम कहते हैं ना सेगमेंट चेंज करने का वक्त हो गया, ब्रेक का टाइम भी है, लेकिन ये है कि जाते जाते हम ये बात कहेंगे कि टेबल पर बैठेंगे। उससे पहले ही जब भी हमने ये देखा पाकिस्तान का भारतीय कमिश्नर से एहतजाज, उन्होंने पानी छोड़ दिया, मतलब ये भी एक वार है, लेकिन अब वार है कश्मीर पे 1.25 लाख बात करते हैं। लेकिन देखिए ना कि जो इंडिया के अंदर ये गोल्डन टेम्पल वाला वाकया था, उसके बाद अब देखिए ना कि सिख जो है सारा एलिमेंट जो है वो अब उनका रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है, यानी इसके साथ साथ यानी कि वो खालसा तहरीक के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई। यानी जब एक चीज़ की तरफ आप दबाने खुद ब खुद जो है वो उनको और मजीद मुश्किलात उनके लिए खड़ी होती जा रही हैं। तो नागालैंड ने, अगर आपको अपना कल परसों की खबर में है ना कि नागालैंड ने अपना झंडा अनाउंस शो कर दिया है, अपनी आज़ादी की तहरीक को अनाउंस कर दिया है कि उसकी तरीके तो चलेंगी। ये पेंडोरा बॉक्स है, ये पूरा एक वो खुलेगा और उसके बाद फिर वो कोई भी शब्द इसके अंदर मुश्किल हो जाएगा। पेंडोरा बॉक्स खुलने के बाद क्या होगा ये मोदी सरकार को भी शायद नहीं पता। प्रोग्राम में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे सरकारी इदारों के नुकसान के हवाले से, लेकिन अभी शामिल करते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। कल एपीसी का इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ये भी कहा गया कि इसी साल लॉकडाउन करने का ऐलान भी हम करते हैं। इसी साल का रहबर कमेटी का इजलास पीर को एक बार फिर तलब कर लिया गया, जबकि हमें पता है बिलावल और शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए। कश्मीर मामले पर कौम से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हमें पता है बिलावल और शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, तो मौलाना फजलुर रहमान अली साहब ये बात कल बता क्यों नहीं दी? वो इस पर भी खेल रहे सिर्फ आवाम के साथ कि हमें पता है लेकिन हम बताएंगे नहीं। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेटमेंट उसके फ़ौरन ही बाद ही जो स्टेटमेंट दिया ना, वो मशीर इत्तलात फिरदौस आशिक के हवाले से कि मौलाना के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया, तो मैं पूछना चाह रहा था इससे पहले कौन सा हाथ हुआ था? नहीं, इससे पहले भी फिरदौस आशिक साहिबा भी कह चुकी हैं कि अभी 3 महीने पहले जो इनके मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें भी लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने कहा, पीपल्स पार्टी भी कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर ये लोग लास्ट मोमेंट पे पीछे हट गए थे। तो अब देखिए बिल्कुल, अब उसके बाद फिर ये चाह रहे हैं कि जो है ना वो लॉकडाउन करें और सियासी जमातें जो है उनको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आप राष्ट्रीय बात है कि वो शमिया साहब जो है वो गायब हो गए और वो बिलावल भी जो है वो मौजूद नहीं थे। मेरे ख्याल में शायद वो गिलगित बिल्तिस्तान गए हुए थे, जिसकी वजह से शायद वो इस्लामाबाद में वो आए नहीं है। तो आप देखेंगे स्टेप क्या होता है। चार बड़ी बात की इन्होंने कि यार हम इसी साल जो है वो लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद को। ऐसी बात तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के आने के बाद से ही कर रहे हैं, इसमें कोई। और इस मामले में आप देखें वजीर आजम का स्टेटमेंट कभी आप सुने तो वो ये कहते हैं, हमेशा वो पूरा एतमाद नजर आते हैं, कुछ भी करना हो वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, हम अपना काम कर रहे हैं। वैसे हसन क्या लगता है, क्या कहते हैं ये, अगर इनको मौलाना को अगर एक वजारत की पेशकश वगैरह कर दी गई तो फिर लॉकडाउन लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा और असल जो ऐवान के अंदर वापसी जो है वो असेंबली के अंदर जो है वो मौलाना की जो है पहुंच होगी, तो फिर मेरे ख्याल है मामला काफी हद तक सीधे हो जाएंगे। वही खड़े होकर पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त जो है वो मौलाना उसके ऊपर आकर अचानक वापस मौलाना ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उन्हें कोई गारंटी दे दो जिसके बाद ये लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन इससे पहले हो नहीं सकता। मौलाना खुद तो नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना जो है वो सिर्फ अपनी सियासी पार्टी के साथ, अपनी एक अलग पार्टी के साथ अपोजिशन को बाकायदा जो है वो ऑन बोर्ड लिए बगैर इस्लामाबाद पर लॉकडाउन करना इतनी आसान बात करना कर सकते तो पहले खादिम रिजवी के डंडे याद नहीं है और नून लीग को मिलाने से पहले वो हर वक्त यही करते कि मुज़ाकरात करेंगे। पिछली बार भी जब ये मुज़ाकरात हुए तो फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि नहीं ये साथ लेके चलेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे वो अकेले खड़े हुए तकरीर कर रहे थे और कोई उनके साथ शामिल नहीं था। और एक बार फिर यही हुआ है कि कल ना शहबाज शरीफ साहब थे ना ही बिलावल भुट्टो साहब थे। बिलावल भुट्टो तो जो है वो शुमाली इलाका जात के दौरे में मौजूद है, जाहिर सी बात है वो तो नहीं आ सकते थे, लेकिन हो सकता है मौलाना ने शायद बुलाया ना हो या फिर दौरा तो आगे पीछे इतनी इंपॉर्टेंट एपीसी की मीटिंग जो कहीं माह से मतलब क्या है प्लानिंग में थी कि करेंगे, लेकिन उस पर भी वो एंड टाइम पे चलेगा तो नहीं फिरदौस आशिक अवान साहब ने कंक्लूड कर दिया कि मौलाना साहब के साथ भाई मैं कुछ नहीं कह रहा। वो तो सबसे अच्छी बात है फिरदौस आशिक साहब का स्टेटमेंट लगा है और उस बात पे कह रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन बात यहाँ पे अगर हम करते हैं मुल्क की सूरत हाल की हसन सर, तो यहाँ पर है कि सरकारी इदारों के नुकसान 44 से बढ़कर 191 अरब रुपए हो गए। इससे पहले इतने नुकसान कभी नहीं हुए मुल्क की तारीख के, पहली बार ऐसे नुकसान थे। ये पहले ये इदारे 52 अरब के मुनाफे में चल रहे थे, पहले ये इदारे 52 अरब के मुनाफे में थे। एक साल में खसारा 330% रहा है। अब बात ये कि एपीसी के जो कहते हैं ना इजलास भी चल रहे हैं, इनकी पार्टीज भी, इनकी मुशावरत भी और दूसरी हुकूमत भी। अगर खारजा पॉलिसी पे देखें तो हम बात करें कश्मीर पर या अफगानिस्तान पर या सालिसी पर, लेकिन अंदरूनी मामला कहाँ है? इसका जवाब हसन ही देंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात और जो है ना वो कर दूं मैं कि यार जब खबरें निकाला करें ना थोड़ी सी अच्छी खबरें भी निकाला करें। अच्छी खबर हमने शामिल की थी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अच्छी खबर हमने स्टार्ट में शामिल की थी। अब हम इससे बात करते हैं कि मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल क्या है। नहीं, खसारे की बात तो जो इस वक्त हमने IMF से कर्जा लिया था और उसके बाद जो ये सारी रिएक्शंस आने थे वो तो उसी तरह आते रहेंगे ना। आप देखें कि अभी भी जो टैरिफ में इजाफा हुआ है, बिजली के टैरिफ में मजीद उसके हवाले से मजीद आगे यही तवक्को की जा रही है कि उसमें मजीद भी इजाफा होगा। डॉलर की जो इस वक्त तो जो उसने उड़ान भरी थी वो रुका हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है वो सारा हमारे डायरेक्टली इकोनॉमी पर सारा असरअंदाज होता है। तो आप देखें कि जो टैक्स रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, एक तरफ तो जो हुकूमत ने अपनी 1 साल कारकर्दगी पेश की है उसके अंदर इस हवाले से जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से तो नए नए टैक्स लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो रिकवरी का मामला है वो एक हद तक नज़र आता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपके पास कोई ऐसा जो आपकी कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो जब ज़्यादा होगा और आपकी इनकम कम होगी तो अल्टीमेटली तमाम इदारे जो है वो आपके खुद ब खुद उस दबाव में आना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये माशी सूरत हाल आपकी कंट्रोल में नहीं आएगी आपको इन्हीं मुश्किलात का सामना रहेगा। और बहुत सारे इदारे जैसे आपका OGDC और इस तरह के दीगर इदारे हैं जो प्रॉफिट में थे, लेकिन अब जो है वो
इस हवाले से कोई दीगर इदारों की जो सूरत हाल है उसके हवाले से कोई ऐसी फिगर अब तक सामने नहीं आती है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई शेयर की गई है। जो एक केकड़ा वन के हवाले से बीच में काफ़ी शोर मचा था कि कराची के अंदर एक ड्रिलिंग होने जा रही है और वहाँ से जो है वो अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए, यानी कि नए प्रोजेक्ट्स का शुरू होना, जो ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं मौजूद हैं, उनका जो है वो खसारे में जाना, ये एक मसाइल हैं। जब तक ये चीज़ें जब बैक ऑन ट्रैक होना शुरू होती हैं तो हाँ, 4 साल के अंदर अगर एक उम्र 4 साल गुजारती है और 4 साल के बाद जो है वो बैक ऑन ट्रैक होना शुरू होती हैं तो पॉलिसीज़ की तब्दीली, यानी कि ये जो अदम इस्तेहकाम पॉलिसीज़ के अंदर होता है, ये एक बड़ी वजह बनता है कि जो है वो आप मुस्तकिल आपको कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। सर, आपने कहा कि भी जो सरकारी इदारों को नुकसान होता है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी खसारे में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान रेलवे, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल और दीगर इस तरह के बड़े इदारे भी इस खसारे में शामिल हैं। ये इदारे खसारे में तो थे, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि सरकारी इदारे हमारे खसारे में हैं और APC हुकूमती नुमाइंदे लगे, APC का इजलास बुलाया गया, उनको अपोजिशन को एक पेज पे रखने की कोशिश भी की गई, वो बहरहाल है या नहीं, लेकिन जो इजलास बुलाया जा रहा है इसमें आवामी मफाद कहाँ है? रानी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे PIA के हवाले से अगर आप जो है ना ज़्यादा नहीं अपने वालिदैन से पूछे ना, जिन्होंने जहाज़ के अंदर क्या कहते हैं वो PIA को देखा हुआ है और क्या कहते हैं उसमें उस दौर की PIA में सफ़र किया हुआ है, या हम लोग अपने किसी भी पुराने जो हमारी जो पिछली जनरेशन है उससे पूछें आप कि PIA क्या थी। PIA वो है जिसने कतर एयरलाइन को तरबियत की, उसको बनाया, सिंगापुर एयरलाइन को जो है इन्होंने बनाया, PIA का क्रू वो होता था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर स्टील मिल की अगर आप बात करें ना, तो स्टील मिल वो इदारा है जिसको कहता था कि ये इंडस्ट्री नहीं है, ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि इसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है इंडस्ट्रीज लगाओगे। ये एक पूरा एक इतना बड़ा जाइंट है ये, और अगर आप कभी अगर मौका मिला तो स्टील मिल का हम लोग विजिट भी करेंगे कि वो ख़त्म होने को किलोमीटर्स के ऊपर फैली हुई वो एक इंडस्ट्री है वो स्टील मिल। इसी तरीके से नेशनल हाईवे की आपने कही है, पूरी दुनिया के अंदर जो सरकारी इदारे होते हैं किसी सूरत में नुकसान के अंदर होते ही नहीं, नुकसान में नहीं होते। ये एक अजीब है। अच्छा, ये इसके हवाले से एक इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप समझ सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं सर, लेकिन अमूमन ये होता है कि जब आप किसी इदारे को प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे होते हैं ना, तो उसको नुकसान में बताते हैं, उसका पूरा सिस्टम बर्बाद कर देते हैं, उसकी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसी कर देते हैं लोगों को ना। अब स्टील मिल के वर्कर्स का वो हाल है कि हसन, मैं आपको बताऊं कि आज से सिर्फ 10 से 15 साल पहले स्टील मिल की जब बसें अपने वर्कर्स को लेके अपना स्टील मिल से निकलती थी तो वो सैकड़ों की तादाद के अंदर होती थी। क्या पर्क्स थे, क्या प्रिविलेज थे उनके, और अब लोगों को 6-6 महीने 2-2 साल तक की तनख्वाही नहीं है वहाँ पर। अब लोग चाह रहे हैं कि यार जान छूटे, मतलब लोगों को इतना ताकि एक प्रोटेस्ट, एक रिएक्शन ना हो ना। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही ऐसा अमल है कि जिससे आप बची नहीं, मतलब जिससे वर्कर्स का, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कोई फायदा होता ही नहीं है ये। लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनको इस नहज पे, इस लेवल पे पहुँचा दीजिए। कल अगर इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई आवाज़ ना हो, कोई शोर ना हो, कोई यूनियन जो है वहाँ की जो है ना वो हंगामा ही ना करे। तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ ये वजह से ये जानबूझ के निदारों को खराब किया गया। नहीं मिली है, मिल भी जाती है तो हम अक्सर लोग छोड़ चुके हैं या फिर वो बेरोजगारों के घर बैठ गए। इस पे भी इनकी यूनियन बनी हुई होंगी इस हाल में भी कि वो प्रोटेस्ट करें, आके एहतजाज करें। देखिए, ये इदारे इतने बड़े हैं रानी, अगर आप PIA की बात करें तो PIA कोई एयरलाइन नहीं है, एक इदारा है जिसके अपने बैरून ममालिक के अंदर होटल हैं, न्यूयॉर्क के अंदर दीगर करोड़ों डॉलर्स के जिसके अपने असासे मौजूद हैं। PIA सिर्फ किसी हवाई जहाज चलाने वाली कंपनी का नाम नहीं है। अगर आप उस जुरिसडिक्शन का जाके आप कभी देखें, कराची एयरपोर्ट के अतराफ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर लोगों को तरबियत दी जाती है, और ऐसे बेशुमार पाकिस्तानी हुनरमंद बहुत सी दीगर एयरलाइंस के अंदर, जो अली ने बात की ना, बहुत सारी एयरलाइंस के तो आगाज़ के अंदर इन PIA के लोग तैयार करदा अफराद ने जो है वो उसको स्टार्ट किया है। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले लोग बेशतर दीगर मुल्कों की फोर्सेस के अंदर, एयरलाइंस के अंदर बहुत हाथों हाथ उनको लिया जाता है। यानी अब जाकर ये सुनने में आया था कि यहाँ पर अब शायद कोई इस तरह का लोगों को बाउंड किया गया है कि 2-3 साल तक जो यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद आप सर्व करेंगे। स्टील मिल की बात की है अली औसत ने, ये आपको बता रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर उनके आपको अलग से पूरा फ्लीट घूमता हुआ दिखता था। यानी ये तो एम्प्लॉयज के लिए होगा जिसको आप कहेंगे कि जी बहुत अच्छी बात है,
लेकिन आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे ख्याल में ये होगी कि वहां से जो तालिबे इल्म स्टील मिल के पास जो स्टील टाउन है, स्टील टाउन से और गुलशन हदीस से जो स्टूडेंट्स कराची शहर के दीगर इदारों में पढ़ने के लिए आते थे, वहां से बाकायदा पॉइंट्स चलते थे जो उन स्टूडेंट्स को ड्रॉप करते थे और वापस लेकर जाते। इतनी सारी फैसिलिटीज वहां मौजूद थी। स्टील टाउन अगर आप जाके देख लें तो इस शहर के अंदर एक ऐसी खूबसूरत बस्ती है कि आप शायद तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वाली बात है आप जिस अंदाज से उसको बनाया गया है, तो ये वहां पर दीगर चीजें की गई। खुद स्टील मिल एक बहुत बड़ा, जिस तरह ये कह रहे हैं जायगेंटिक, एक बहुत बड़ी यानी मदर ऑफ मिल्स है, उसके अंदर बहुत एक कोई प्लांट नहीं लगा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल वहां के एम्प्लॉयज को आप आज जो एम्प्लॉयज एहतजाज कर रहे हैं, आप सोचें कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जहां पर एक आम मजदूर को जो है वो माहाना बुनियादों पर एक दूध का बड़ा पैक जो है पाउडर मिल्क दिया जाता था और दीगर उसकी ज़रूरियात जो एक बुनियादी ज़रूरतें हैं मतलब वो तक फराहम की जाती थी। यानी ये मुदारे ख़त्म होते होते भी दो दिहाइयाँ तो हमने देख ली कि ये मसाइल चल रहे हैं कि ये खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं जो यानी कि इन इदारों को, अब अगर आप रेलवे की बात करें कि रेलवे के अंदर अब इतना इन्फ्लक्स बढ़ चुका है, इतनी ट्रैवलिंग होती है, यहाँ से अगर आप मेन सिटीज तो सिटी देख लें तो अब बहुत ज़्यादा इश्यूज आने लगे हैं कि आपको टिकट्स दस्तयाब नहीं होते, इसलिए ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर जो छोटे शहरों की ट्रैवलिंग है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स बढ़ गया, लेकिन हमारे पास क्योंकि अच्छे ट्रैक ही नहीं, एक ही ट्रैक है, ट्रैक को एक जो हमारे अभी वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उन कहते हैं कि हम जो है मुस्तकबिल के अंदर एक नया मंसूबा देंगे, जिसमें हर हुकूमत यही कहती है। फिर आप जो नेशनल हाईवेज की अगर आप बात करें, आप देखें कि जो इस हाईवेज का अब नया जाल बिछना शुरू हुआ है। अब कराची से इस्लामाबाद और खंजराब तक अब तो जो है वो ट्रैक ही इतने ट्रैक बन गए हैं कि इतने रास्ते बनना शुरू हो गए हैं। बहुत आसानी के साथ लोगों ने जो है वो अब तो बरास्ता सड़क जो है वो सफ़र करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि आपके पास बिजनेस अच्छा खासा मौजूद है, लेकिन आपके पास उसको मैनेज करने के लिए जो है वो कोई मौसर निज़ाम नहीं है। मेरे ख्याल इसकी बड़ी वजह जो उसके अंदर ब्रीच है ना बहुत सारे, उसके हवाले से जो प्लानिंग अगर मौजूद है, मेरे ख्याल इन मसाइल को हल किया जा सकता है। ये जो आपका स्टील मिल है यहाँ पर भी जिस तरह की इसकी प्रोडक्शन रही है, जिस तरह यहाँ पर जो फर्नेस है, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई दूसरी मिल लगी नहीं। यहाँ पर एक और तवार की इस तरह की मिल आना शुरू हुई थी, लेकिन उनकी भी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं है जिस तरह से स्टील मिल का रोल है। तो मेरा ख्याल है ये अब, लेकिन पिछले आप कह रहे हैं 2 दहाइयों से, वही 2 दहाइयों से खसारे में है और अभी भी यही बताया जा रहा है कि खसारे ही चल रहे हैं। मजीद खसारे PIU में जितने बड़े सरकारी इदारे हैं वो खसारे में। और सवाल वहीं पर हम फिर घूम कर आके रुक जाते हैं कि अपोजिशन कहाँ है और हुकूमत कहाँ है, और दोनों में से आवाम के लिए, सरकारी इदारों के लिए कौन सोच रहा है? नहीं यार, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ ये सारे इश्यूज को, जो एक्चुअल इश्यूज है ना, उसको भटकाने वाली बात है कि देखें अब इस वक्त महंगाई, डॉलर अभी ईरान की और ईरान की और अमेरिका की टेंशन बढ़ने दीजिए, डॉलर 200 रुपये पे जाएगा। और वो क्या कहते हैं, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंचेंगी, महंगाई की इस वक्त कंडीशन कहाँ हुई हुई, ये सारा गेम जो एक छोटी सी 3 कॉलम खबर के ऊपर जो है वो, ये हालांकि ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अखबारात के अंदर 3 कॉलम से ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं दी गई है। ये लाखों अफराद के रानी, ये लाखों अफराद के लोगों की नौकरियों का मामला है। ये प्राइवेटाइजेशन का मसला जो है ना, ये आप खुद सोचो ना कि सरकारी नौकरी से एक प्राइवेट नौकरी की तरफ किसी के शिफ्ट हो जाना, आपको कल का नहीं पता प्राइवेट नौकरी में कि किसी की आपकी नौकरी बचती नहीं बचती है, आपके पास प्रिविलेज कितने होते हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी है, आपका नौकरी पे होंगे नहीं होंगे। सरकारी नौकरी में ये होता है कि आपको पता था आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, आपको एक सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। ये लाखों अफराद की बात हो रही है। ये रेलवे की प्राइवेटाइजेशन, ये PIU जो खराब, प्राइवेटाइजेशन की अभी तो बात नहीं कर रहे, चले हम इस पे नहीं बात कर रहे, लेकिन ये इदारे बर्बाद हो रहे हैं, ये लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, लाखों लोग कितने परेशान होंगे। फ्रस्ट्रेशन वही बाहर आती है। फ्रस्ट्रेशन की बात करते करते अगर हम अभी ये ताज़ा तरीन बात करें कि पिछले दिनों जो हमने रेहान का वाकया देखा, 15 साल का बच्चा, 12 लड़कों ने उस पर तशद्दुद किया, ये एक अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर इस हवाले से कि 2 लड़कों ने मतलब 12 लड़कों ने मुंह पे थप्पड़ मार मार कर उस बच्चे को शहीद कर दिया। मैं कल
परसों भी इत्तेफाक से किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर कर दी उस बच्चे के हवाले से। तो अली साहब, मैं यही खबर सोच रही थी कि उन 12 लड़कों में से क्या किसी एक का भी एक छोटा भाई नहीं होगा? उनमें से किसी को तर्स नहीं? अगर हम भी यहाँ बैठ के आपस में ऑफिस में या कोलीग्स बैठ के जब बात कर रहे होते हैं किसी के लिए, तो अगर एक बंदा गलत है दूसरा सही है तो कोई टोकता है कि नहीं यार इतना मत कहो, छोड़ो जाने देते हैं या बस इस बात को ना बढ़ाओ। 12 लड़कों ने इस मासूम पे तशद्दुद किया, थप्पड़ मार मार के, लाते मुक्के मार मार के उसको मार डाला। सवाल तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उन 12 में से किसी एक को भी उसकी मौत के बाद सुकून से नींद आ जाएगी? 2 तो चलो जेल में बंद है, 2 वहां पे गए वीडियो में थे लेकिन उनको रिहा कर दिया गया। जिनको रिहा किया उनको सुकून से नींद आएगी? वो सारी जिंदगी सुकून से सो सकेंगे कि उन्होंने 15 साल के बच्चे को मार दिया, मतलब थप्पड़ मार मार के? कितनी अजियत होगी कि उस बेचारे को थप्पड़ लग रहे हैं, मतलब लाते मुक्के, और इतना कमजोर सा वो बच्चा था। कितने 10,000 लिए, किसी ने 20,000 लिए, 50,000 या लाख। उसकी कीमत, मतलब एक इंसानी कीमत 1 लाख की तो नहीं है ना। देखिए, ये तो हम माशरती रवैया है, उसमें उसने जो किया जाहिर सी बात है उस पर पब्लिक का जो रिएक्शन आएगा। एक तरफ जो है वो लोग इन कराची के ख़ास तौर पर लोग इन मसाइल से एक अरसा दराज से दो चार हैं, और इस मतलब आप किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते कि गलत कौन था। और इस सारी सूरत हाल में बहरहाल स्टेट का जो किरदार होना चाहिए वो नहीं, हसन इस पर मैं इख्तिलाफ करूंगा आपसे। अगर गलत रेहान भी है जो मतलब मर गया, उसका कत्ल कर दिया गया और बेदर्दी से कत्ल किया, वो गलत भी है, लेकिन एक इंसानी जान अगर चली गई तो चली गई, जाया हो गया। पैसा आपके पास वापस आ सकता है। तो उन 12 में से किसी एक को भी इतना तरस नहीं आया कि वो छुड़वा लेते या कहीं पे रोक देते कि नहीं, मौत मार लेते, पुलिस के हवाले कर देते, उसको कैद कर लेते, लेकिन एक है ना, मार दिया तो मार दिया। ये रियासत का फेलियर, इस हद तक आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये रियासत का एक बदतरीन फेलियर है। और हमें लगता है कि ये वाकई अब बाज़ औक़ात मुझे फील होता है कि ख्वाब नहीं है, एक कोई रेवड़ी है जिसके अंदर हम लोग जिंदा है। मतलब वो ये इस बच्चे की अगर वीडियो अभी दिखा रहे हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, बच्चा जो खड़ा है उसकी लाइव वीडियो, उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा। आपको याद है ये एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है जिसके अंदर एक गरीब बच्चा होता है और वो उसका तो बस मैं वो टी शर्ट को ही देख रहा हूँ उसकी, और इसकी देख रहा हूँ कि इसने यकीनन किया होगा। मुझे हो सकता है इसने 10,000 रुपये चोरी किए हों, 50,000 रुपये चोरी हों जैसे आपने कही थी, लेकिन वो बस मेरे पास तो नहीं है अल्फाज, मैं तो स्पीचलेस हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या कमेंट्स करूँ, क्या बात करूँ। मुझे बाज़ औक़ात फील होता है कि वाकई अब वो हम जो है मज़ीद सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने के बजाय नीचे गिरावट, वो जो गुलामी का दौर और जो क्या कहते हैं वो जंगलों का प्रिमिटिव जो जिसे आप दौर कहते हैं, जिसके अंदर हिस्टोरिकली आपके पास कुछ भी नहीं है, वो दौर ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल में। कि आप पहले एटलीस्ट जानवरों को मारते थे ना, लेकिन अब तो आप खुद जानवर बन रहे हैं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इंसान होंगे जिन्होंने इस तरीके से इतना तशद्दुद किया उसके ऊपर। एक होता है ना, कहते हैं नफ्सियाती मसला है, किसी एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है। ये 12 लड़के और 12 के 12 लड़कों ने इस हद तक तशद्दुद किया कि एक बच्चा अपनी जान की बाजी भी हार गया। देखिए आप लोगों की बात हम तो यही इस पे कह सकते हैं ना कि मतलब ये तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान से बाहर की बात करें, इस तरह के वाक़यात बहरहाल रूनुमा तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए बहरहाल जिम्मेदारी तो रियासत की ही बनती है कि वो उस हुक्मरान की, उस इलाके के SHO की, कि वहाँ पर मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल थी। उस बच्चे तक अगर कोई उसके पास अगर कोई हथियार था तो वो उसके पास किस तरह से पहुँचा। यानी आप देखें, अगर उसकी जो तस्वीर हमें दिख रही है उसके पीछे माजी के अंदर उसके साथ क्या क्या होता रहा, उसका एक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसका सामने आया है। कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा मैं जुवेनाइल जेल में हम गए और हमने एक स्टोरी की थी, वहाँ पर जेलर जो थे उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन बच्चों से ही मुलाकात हुई थी जो जेल के अंदर कैद थे। तो हमारी जब जेलर से मुलाकात हुई, हमने मुख्तलिफ बच्चों से बात की, तो कुछ ऐसे थे कि जो आदी थे और बार बार आ रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो हादसाती तौर पर जेल आ गए थे। तो जब हमने वहाँ पर जो जेलर मौजूद थे उनसे बात की तो उनका कहना ये था कि देखें यहाँ पर कुछ लोग बच्चे जो हैं वो हादसाती तौर पर जो जेल में आ जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी इस तरह से उनको ऐसे लोगों से, बच्चों वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं जुवेनाइल में, उनसे अलग रखें ताकि वो हैबिचुअल उसमें ना जा सकें। और लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो अब वो आदी होते जा रहे हैं। लेकिन उसमें उन्होंने जो वजह बताई, सबसे बड़ी वजह उनका कहना ये था कि घर का माहौल जो है बच्चों की जहनीत पर और इन सारे मामलात पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और घर का माहौल और उसके सर्कमस्टांसेस जिनमें वो पलता है, बढ़ता है, तालीम हासिल करता है,
ये सब चीज़ें जो है बच्चों की जहन साजी पर और उस तरह के मामलात पर जो है वो का सबब बनती हैं, और इसका रिएक्शन फिर हम देखते हैं। फिर दूसरी तरफ अब जब सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो एक तनाव मौजूद है, जो हम महंगाई की, बेरोज़गारी की, बिजली से सताई हुई आवाम की, बारिश से सताई हुई आवाम की बात करते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे रिएक्शन हैं जो आप हर एक शख्स के अंदर, हर इनफरादी हैसियत में अगर हम अपने आप को देखें तो ये लोगों के अंदर एक रिएक्शन बिल्डअप करते हैं, और वो कहीं ना कहीं फिर लोग ब्रस्ट करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात आपको मामूल अक्सर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी तक शुरू हो जाती है। बहुत हम अक्सर व बेशतर, चाहे वो कोई फ्यूलिंग स्टेशन हो या कोई बस हो या कोई बस स्टॉप हो या कोई भी आप बाजार में हो, कहीं भी हो, छोटे छोटे मामला पर अमूमन लोग जो है बहुत ज़्यादा रैश करना शुरू कर देते हैं। बहुत रैश करना और फिर एक इंसान को मार देना, और वो भी छोटे मासूम बच्चे को मार देना, ये इन चीज़ों में फ़र्क कौन समझाएगा। और ये कोई 12 लड़के कोई ऐसे नहीं थे किसी गांव के, किसी गली मोहल्ले के, जैसे कहते हैं ना अनपढ़ लोग नहीं थे, एजुकेटेड लड़के थे जो बाकायदा तौर पे उनको, अभी भी मुझे स्क्रीन पर मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं पे ये नहीं लग रहा कि उनको किसी भी बात की शर्मिंदगी है। वो आगे से ये मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया हुआ है कि नहीं, उसकी गलती थी, उसने चोरी की थी, वो पैसे छीनने या मांगने आया था तो हमने उसको मार दिया, और वो इस बात पे भी पूरा एतमाद है कि वो छूट जाएंगे क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। देखें, ये मैं हसन की जो ये इसने बोला ना कि ये अगर इस वाक़े को एज ए जो सामने हुआ ना, उसको अगर देखेंगे ना तो वाकई हमको थोड़ा सा जो है ना इसको समाजी साइंस के हवाले से देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये लिंचिंग के वाक़यात और जो मुतवातिर जो है लोग, मतलब वो क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल के ऊपर आ जाती है कि आपका सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। ये पूरे एक समाजी साइंस का एक पूरा एक मजमून है। ये आप घर में जाते हो, घर में अपने से कमज़ोर के ऊपर तशद्दुद करते हो, अपने उसकी उस सब की कॉजेज़ क्या है, ये जो वाक़या हुआ इसकी कॉजेज़ क्या है, वो जो मारने वाला था उसकी इस वक्त जहनी कंडीशन क्या थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि 98% इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की किसी न किसी लेवल, पाकिस्तानी में किसी न किसी लेवल के ऊपर मेंटल हेल्थ का शिकार है। वो क्यों मेंटल हेल्थ का शिकार है? लोगों को अपनी क्या जॉब की इनसिक्योरिटी है, लोगों की एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं है कि वो सही तरीके से एक अच्छे इंसान पैदा कर सका हो। क्या हम लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है? हम मजीद मतलब दुनिया के साथ नहीं चल पा रहे? क्या मसला है ये? इसमें एक सबसे बड़ी बात बस मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास ख़ास तौर पर जो हमारे यंग टैलेंट है, यंग या आपके पास नौजवान मौजूद हैं, उसके पास कोई उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जहाँ पर वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सके। सबसे बड़ा लैक जो है ये है, और जिसकी वजह से जो जहाँ पर आप लोगों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए जगह नहीं मिलती तो वो नेगेटिविटी की तरफ जो है वो खुद ब खुद नेगेटिविटी की तरफ जाती है। और अभी अलिया साहब ने ये भी कहा कि ठीक है, ये कोई साइकोलॉजिकल मसला है, अगर है भी तो फिर हम आखिर में यही एक बात कहेंगे कि किसी एक के साथ हो सकता था, 2 के साथ हो सकता था, 5 के साथ, लेकिन वो 12 के 12 वहां पे थे और किसी एक ने भी मतलब आवाज नहीं उठाई, बल्कि सबने जुल्म किया और जुल्म का साथ भी दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। कल एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।